हाँ दोस्तों, आज इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जो बेहद ही इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग उसी सिलसिला में आगे बढ़ते हैं और आज भी 5 क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक ज्ञात करें और मूलों का प्रकृति बताएं। विवेचक निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा, इसका एक और नाम होता है विवेचक या विविक्तकार, बोले दोनों एक ही बात होता है। तो देखिए, विवेचक निकालने के लिए कह रहा है, तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भाई। तो विवेचक निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। लेकिन उससे पहले आपको जो दिया हुआ रहेगा भाई, आप उसको लिख दीजिएगा। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है 3x² - 4√3x और +4 = 0, ये दे रखा है। और निकालने का था विवेचक। विवेचक निकालने का ये फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आपको चाहिए b का मान, आपको चाहिए a का मान, आपको चाहिए c का मान। तो भाई कैसे आएगा ये? तो ये a b c का मान कैसे लिखना है भाई? यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान क्या होगा 3, b का मान क्या होगा ये वाला -4√3 और c वाला होगा, c होगा ये 4। माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x² के सामने वाला a होता है, x⁴ के सामने वाला b होता है, लास्ट प्लस c होता है। भाई कैसे लिखते हैं ये बात? तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये होता है भाई, इससे कंपेयर करके लिखते हैं, ठीक है। दोनों का तुलना करते हैं। तो भाई x² सामने a है, तो यहाँ x² मान 3 है, तो इसलिए a का मान 3 हुआ। b का मान x⁴ के सामने वाला होता है, इसलिए x⁴ के सामने ये है, तो इसलिए b का मान ये हो गया। और लास्ट में c है, तो c का मान ये हुआ। ये द्विघात समीकरण से भाई कंपेयर करने पर ये लिखाता है। तो ये a b c आप इससे देखकर आराम से लिख पाएंगे। अब चलिए विवेचक निकालने बोलता है, तो भाई लिख देते हैं विवेचक यानी -4√3 इसका स्क्वायर, -4 इंटू a का मान भाई 3 है, इंटू c का मान 4 है। अब भाई इसका मान कितना आएगा? तो आप देखिए यहाँ पे 4√3 है और इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब तो भाई जानते हो ना कि इस चीज़ को 2 बार लिखना है। तो 2 बार जब आप लिखोगे इस तरह से गुना के रूप में, तो ये माइनस और माइनस जो है गुना होकर प्लस हो जाएगा। 4 को भाई 4 में गुना करें तो आएगा 16, और √3 को भाई √3 में गुना करें तो आएगा 3, तो 16 गुना 3 हो जाएगा 48। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 48, 48 और माइनस 4 × 12, 12 गुना 4 48, 48 में 48 घट गया, आया 0। तो एक आंसर तो आपका ये हुआ। विवेचक निकालने का रहा है, तो विवेचक निकल गया। पूछता है मूलों का प्रकृति, तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे देखिए मूलों का प्रकृति कैसा होगा, मूलों का प्रकृति, ठीक है। देखिए 3 कंडीशन होता है। एक, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों का प्रकृति वास्तविक और असमान होता है। एक होता है जब d यानी विवेचक को भाई d से नोट करते हैं, तो ये d का मतलब विवेचक ही हुआ। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो हम बोलते हैं मूल वास्तविक, वास्तविक और समान होता है, सॉरी असमान, वास्तविक और असमान। जब विवेचक 0 के बराबर होता है तो मूल जो होता है वो वास्तविक होता है और समान होता है। जब d का मान भाई 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो जाता है तो उसमें मूल काल्पनिक हो जाता है, तब आपका x का मान निकलता नहीं द्विघात समीकरण जब बनाते हैं तो यहाँ पे मूलों का प्रकृति पूछेगा, तो मूलों का प्रकृति क्या होगा भाई, वास्तविक और समान। यानी इस समीकरण का यदि वैल्यू आप निकालोगे ना तो x का भाई दोनों सेम वैल्यू आएगा। तो भाई ध्यान रखना, इस इधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछाता है, बाकी यहाँ सब्जेक्टिव पूछ दिया। तो विवेचक निकालने के लिए कहा जाए तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, आप ये फॉर्मूला भाई ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भाई ट्रिगोनोमेट्री से है। ट्रिगोनोमेट्री से इस तरह से 8.3 में 3 क्वेश्चन है, तीनों में से भाई एक क्वेश्चन एकदम रहना कंफर्म है, एक क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं भाई, तो उसको देखिए। भाई दिया हुआ है दूसरा नंबर में, दिया है जो दिया हुआ रहेगा उस बात को आप यहाँ पे लिखिए। दिया है sec4a बराबर cosec a - 20 डिग्री। हल करते हैं भाई। आपको यहाँ पूछता है जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालिए। न्यून कोण का मतलब थीटा का मान जो होगा, यानी a का जो मान होगा वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो आपसे पूछता है a का मान निकालिए, क्या होगा भाई? एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मैथमेटिक्स में यदि किसी का मान निकालना है तो उसके अगल बगल में कुछ भी नहीं रहना चाहिए।
मान हमको ए का निकालना, ए के बगल में 20 है, कोसेक है, 4 है, सेक है, तो सबको हटाना है। तो कैसे हटेगा? तो भाई पहले कौन हटेगा? तो पहले भाई जो फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये फंक्शन को आप हटाएंगे। कैसे हटेगा भाई? बराबर के उधर कोसेक, यदि इधर भी कोसेक आ जाए तो कोसेक कोसेक कट जाएगा, या इधर सेक है उधर भी सेक आ जाए तो कट जाएगा। तो भाई इधर सेक है तो सेक के बदले हम कोसेक इधर कैसे लाए? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ये वाला, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, 90 में कुछ घटता है तो भाई फंक्शन वगैरह चेंज होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सब फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो उसी में आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, सेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो भाई आपको यहाँ सेक दिया है, आपको बदलना है इसको कॉसेक में। तो सेक के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? सेक के बदले देखिए सेक थीटा क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे आपका 4a दिया हुआ है तो यहाँ पे 4a लिखेंगे बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। आप इसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिसको इच्छा करे आप चेंज कर दीजिए। अब देखिए बराबर को उधर भी कॉसेक इधर भी कॉसेक, तो ये कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, बचेगा भाई 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब a वाला को एक साइड लाइए और संख्या वाला एक साइड लाइए, 90 ये माइनस में 20 इधर लाएंगे ये प्लस में 20 हो जाएगा बराबर a, ये माइनस 4 एक उधर ले जाएंगे भाई प्लस में 4 हो जाएगा। 90 और 20 110 बराबर 4 और 1 5 है, और a का मान निकालेंगे तो भाई इसके नीचे आएगा तो ये कट जाएगा 22 बार में, तो a का मान हो गया 22 डिग्री, ये हुआ आंसर। और जहाँ पे बोलता है 4a एक न्यून कोण होगा तो आप 4a भी कर दीजिए, जहाँ 4a बराबर 4 इंटू ए का मान 22 आया, तो 22 गुना 4 आया 88 डिग्री, और 88 डिग्री भाई कौन सा कोण है? न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण का मान होता है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो आप ये 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अक्सर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतना गारंटी है कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, एकदम छपेगा ही छपेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की और बात चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई ये क्वेश्चन तो रहना फिक्स है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जब बोलता है दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, 2 त्रिभुज यदि समरूप है तो इसकी भुजा का अनुपात यदि 3:4 है तो बोले इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हम लोग सीधा भाई स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। भुजा दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालने बोले तो सीधा स्क्वायर कर देना, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन समरूप होना चाहिए। या कभी मान ले बोल देगा, कभी बोलेगा 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:3 है तो भुजा का अनुपात क्या होगा? तो उस कंडीशन में हम लोग इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 16 का भाई 4 और 9 का 3, ये तो उसी से रिलेटेड ये है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव में देखिए आपके यहाँ सामने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखिए भाई कहता है ABC और DEF 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो एक भाई यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे लिखिए, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है भाई किसका? DEF का, DEF का, यानी एक त्रिभुज आपका ये है ABC, एक त्रिभुज है भाई आपका DEF, ठीक है। इसके क्षेत्रफल का मतलब 64 और 121 है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है भाई, इसका क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है BC 4 सेंटीमीटर है, यानी BC भुजा जो ये वाली भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछता है EF, यानी इस भुजा का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा? तो मान लेते हैं इस भुजा का वैल्यू x है। तो भाई हल करते हैं, कैसे बनेगा ये? तो आपने एक थ्योरम प्रूफ करके रखा होगा कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। भाई कितनी बार क्या आ गया इसमें, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या बोले हमने, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है, तो इसका जो अनुपात आएगा ना, इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा इसकी संगत भुजा का अनुपात। तो भाई BC का संगत यहाँ पे EF बनेगा, तो संगत भुजा यहाँ पे लिख दीजिए, संगत भुजा का अनुपात का वर्ग,
वर्ग भाई कर देना इसका। अब ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है भाई 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ डी एफ का क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और बीसी का मान दिया है भाई 4 सेंटीमीटर। और ई एफ का मान भाई आप पता नहीं है इसका स्क्वायर। देखिए इधर से स्क्वायर यदि हटा दें तो भाई इधर रूट लग जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो भाई 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, कट जाएगा। और 121 का वर्गमूल आएगा 11 बराबर इधर हो गया 4 सेंटीमीटर बटे ई एफ। अब देखिए कट जाएगा 4 दूनी 8, तो बच गया आपका कितना 2 बटे 11 बराबर 1 सेंटीमीटर और बटे इधर ई एफ। ठीक है, अब ई एफ का मान निकालें तो ये वाला यहाँ पे आएगा, तो होगा 2 ई एफ। और भाई 11 को 1 से गुना कर देगा 11 सेंटीमीटर। और ई एफ का जब मान निकालें तो ये 2 इसके नीचे आएगा, तो यानी हो गया ये 5.5 सेंटीमीटर। ये ई एफ का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 5.5 सेंटीमीटर। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये 2022 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई इस क्वेश्चन को चलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, आपके सामने अब देखिए चौथा नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु 3 4 -4 3 और 8 6 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पे 3 4 मान लेते ये शीर्ष बी है जिसका निर्देशांक -4 3 है, और एक भाई इधर सी है जिसका निर्देशांक है 8 6। लेकिन उससे पहले भाई थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, तो उसका भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। तो पहला चतुर्थांश का जो निर्देशांक चिन्ह होता है वो प्लस प्लस होता है, दूसरा का माइनस प्लस होता है, तीसरा का माइनस माइनस और चौथा का होता है भाई प्लस माइनस। एकदम कंफर्म है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे आपसे पूछ देगा कि 3 4 बताइए किस चतुर्थांश में है, तो भाई 3 और 4, 3 के सामने भी प्लस है और 4 के सामने भी प्लस है, तो प्लस प्लस भाई दोनों है, तो पहला चतुर्थांश में होगा। यानी ये 3 4 पहला चतुर्थांश में होगा। ये वाला किस में होगा, तो पहले माइनस बाद में प्लस, तो माइनस प्लस कौन घर में, दूसरा, ये दूसरा चतुर्थांश में होगा। उसी तरह यदि बोल दे -6 और -3 की चतुर्थांश में होगा, तो पहले यहाँ कुछ नहीं तो प्लस और बाद में माइनस, तो पहले प्लस बाद में माइनस चौथा घर में है, तो चौथा चतुर्थांश में ये बिंदु होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भाई ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो आप कर देंगे, एकदम पूछेगा ही पूछेगा ये। तो चलिए हम क्षेत्रफल को निकालते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल भाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 मोड, ये मोड का सिंबल लगाना x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 x1 127 और यहाँ 127 231 और 312, ये फॉर्मूला होता है भाई। अब इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, मोड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। x आप करेंगे क्या भाई, 3 बार लिख देंगे ये x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y, आप ये 3 बार लिखेंगे। अब उसमें देखिए एक बार आपको करना है 1 2 3, फिर लिखना भाई 2 3 1 123 231 और 312, ये आपको बैठा देना है। ठीक है, इतना आप करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, 1/2 मोड x1 कौन होगा भाई, तो ये वाला मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये वाला x2 है, ये y2 है, और ये वाला वैल्यू आपका x3, ये y3 है। बैठाते जाइए, यहाँ पे आंसर आपका आते बनेगा। x1 का मान है भाई 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। y2 का मान 3 है, तो भाई 3 लिखेंगे। माइनस y3 मान भाई 6 है, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। प्लस x2 का मान हो रहा है भाई -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। और y3 मान हो रहा है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। माइनस y1 का मान भाई 4 है, तो आप 4 लिखिए। प्लस x3 का मान भाई 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखिए। फिर है y1 का मान 4 है, तो 4 लिखिए। फिर है y2 का मान भाई 3 है, तो आप 3 लिखिए। मोड 1/2 3, अब बताइए 3 में 6 घटेगा तो भाई आएगा -3
प्लस को माइनस से गुना करें तो -4। अब 6 में 4 घट गया तो भाई आएगा 2 प्लस 8, 4 में 3 घट गया तो आएगा 1। 1/2, 3 को 3 से गुना करें 9 और माइनस का चिन्ह तो -9। 4 गुना 2 करें भाई 8 और प्लस 8 एकम 8। अब ये -8 + 8 खत्म तो बच गया 1/2 और मोड में -9। अब हम लोग जानते हैं मोड में कोई चीज़ यदि माइनस में है तो इसका मतलब उससे बाहर निकले तो वैल्यू प्लस होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में होता नहीं है। तो यदि कभी भी वैल्यू यदि माइनस में आ जाए तो इसलिए इसमें मोड का चिन्ह लगाते हैं ताकि वैल्यू माइनस में है तो उसको हम लोग प्लस कर सकें। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ये 1/2 मोड में माइनस है तो ये बाहर निकले प्लस में बटे 1। 9 एकम 9 और 2 एकम 2। भाई 2 से 9 में भाग दें तो आएगा आपका 4.5 वर्ग मात्र। तो ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो उम्मीद करते हैं सवाल आएगा तो आप बना देंगे। अब आपका बचा हुआ ये क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चन को चलिए हम हल करते हैं। ये भाई आपका थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन है और थेल्स थ्योरम से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। देखिए कहता है एक त्रिभुज है जिसका नाम है भाई ए बी सी बोलता है, जिसमें डी ई समांतर है BC का, यानी BC के समांतर एक रेखा खींचा जिसका नाम है भाई D और E। इसमें A से D का वैल्यू x है, D से B भाई आपका 8 है, A से E आपका 6 है और E से C आपका 4 है। तो बोलता है इस x का मान क्या होगा। तो भाई हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हल करेंगे। यहाँ लिखेगा जब DE समांतर BC, भाई ये वाला दिया हुआ है DE समांतर, ये लाइन इस भुजा के समांतर है। तो जब समांतर होता है तो भाई थेल्स का एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? तो बोलता है इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात बराबर होता है, यानी AD बटा DB बराबर होता है भाई AE बटा EC का। तो AD का जो मान है वो AD का मान है भाई x और DB का जो मान है वो है 8 और इधर AE का मान है आपका 6 और E से लेकर C, यहाँ पे E है और यहाँ पे C है। E से C का वैल्यू दिया है 4, कट जाता है भाई 4 दूनी 8, तो x बटे 2 बराबर 6 और इस तरह नीचे कुछ नहीं तो 1। एक को भाई x से गुना करें तो x और 6 को 2 से गुना करें तो आया 12, यानी 12 सेंटीमीटर जो हुआ वो इसका लंबाई हुआ A से लेकर D। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर बिहार बोर्ड में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। यदि आप इतने क्वेश्चन को यदि कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली है इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो इस क्वेश्चन सभी को अपने दोस्तों में शेयर करें और ताकि उनको भी ये सब क्वेश्चन बनाने का मौका मिले और उनका भी एग्जाम में बड़ा अच्छा नंबर आए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।